नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी गोवा चुनावों में कांग्रेस के वादों की, मणिपुर में मुश्किल में फंसी बीजेपी सरकार की, जानेंगे किसान आंदोलन की सफलता का श्रेय लेने की क्यों शुरू हुई होड़, यूपी में फिर क्यों उठने लगा शमशान और कब्रिस्तान का विवाद। बात करेंगे अफसपा पर पूर्व सीजेआई की टिप्पणी की, निजीकरण पर सरकार के फैसले की और बुलेटिन के आखिर में बात काम से ज्यादा प्रचार की, चिंता में डूबी सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। डेमोक्रेसी समिट में बोले पीएम मोदी, लोकतंत्र से ही अच्छे नतीजे मिलते हैं, मिले हैं और मिलते रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुलाया था डेमोक्रेसी समिट। किसानों ने शुरू की वापसी की तैयारी, कल विजय दिवस मनाकर अपने घर लौटेंगे किसान। 9 दिसंबर को किया था किसानों ने वापसी का ऐलान। संसद में सरकार ने दिया जवाब, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, किसान आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में नहीं गई किसी भी किसान की जान, किसानों को मुआवजा देना राज्यों की जिम्मेदारी। 3 दिनों की तेजी के बाद शेयर बाजार में मामूली गिरावट, सेंसेक्स आज 20 अंकों की गिरावट के साथ 58,787 और निफ्टी 6 अंकों की गिरावट के साथ 17,511 पर हुआ बंद। तो सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गोवा विधानसभा चुनावों का ऐलान जल्द ही हो जाएगा। राज्य में कांग्रेस बेहद मजबूत मानी जा रही है, इसीलिए हर दल कांग्रेस में सेंधमारी में जुटी हुई है। तो कांग्रेस के किले को मजबूत करने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी अब गोवा पहुंच गई हैं। तो अपने गोवा दौरे पर प्रियंका ने यहां के लोगों से किए क्या वादे, जिनका चुनावों में दिख सकता है असर, देखेंगे रिपोर्ट में। आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस सत्ता का रास्ता महिलाओं के सहारे तय करने की रणनीति के साथ मैदान में उतरी है, जिसके चलते कांग्रेस महिलाओं को लुभाने में लगी हुई है। अभी हाल ही में प्रियंका गांधी ने यूपी में महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया था और अब प्रियंका गांधी ने गोवा की महिलाओं के लिए घोषणा पत्र का पिटारा खोल दिया है। गोवा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने महिलाओं के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि गोवा में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर साल महिलाओं को 3 LPG सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। गरीब महिलाओं को फ्री इंटरनेट सुविधा, पुलिस बल में 25% महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। मनरेगा में प्रदेश की महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके अलावा और भी कई घोषणाएं की गई। यानी साफ है कि कांग्रेस गोवा में भी महिला केंद्रित राजनीति कर रही है, जिससे सत्ताधारी बीजेपी और विरोधी दलों की मुश्किलें बढ़ना तय है। इससे पहले यूपी में कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा किया था, जिसको कांग्रेस ने लगभग पूरा भी कर दिया, क्योंकि कांग्रेस की 100 उम्मीदवारों की सूची में 60 महिला उम्मीदवार तय कर लिए हैं, जिससे कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास बढ़ना लाजमी है। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने कोशिश तो अच्छी की है, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। यूपी के बाद प्रियंका ने गोवा में भी वादों का पिटारा खोल दिया है। प्रियंका के दौरे के बाद कांग्रेस में जोश हाई दिखाई दे रहा है, जिससे बीजेपी में चिंता बढ़ती जा रही है। गोवा में तो बीजेपी मुश्किल में दिखाई ही दे रही है, मणिपुर में भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मणिपुर में भी गोवा के साथ ही चुनाव होना है, लेकिन यहाँ बीजेपी को चुनावों से पहले बड़ा झटका लगा है और ये झटका दिया है राज्य के राज्यपाल ने। मणिपुर में लाभ के पद मामले में 12 बीजेपी विधायकों को राज्यपाल ने अयोग्य घोषित किया है। मणिपुर सरकार ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित कर दिया है कि राज्यपाल ने विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों को अयोग्य ठहराने का निर्णय ले लिया है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने जनवरी में सिफारिश की थी। राज्य सरकार की इस जानकारी के बाद जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई और जस्टिस VV नागरत्ना की पीठ ने इस मामले में दायर याचिका का निपटारा कर दिया। बता दें कि मणिपुर के कांग्रेस विधायक DD थाइसी ने याचिका दायर कर मांग की थी कि अयोग्य ठहराए गए ये 12 विधायक अब भी संसदीय सचिवों के पद पर हैं और ये लाभ के पद के बराबर है। पीठ इसी मामले की सुनवाई कर रही थी। दरअसल 11 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में पीठ ने कहा था कि जनवरी में चुनाव आयोग ने 12 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की सिफारिश की थी। संविधान के अनुच्छेद 192 के अनुसार राज्यपाल को इस पर निर्णय लेना होता है। 11 महीने में कुछ नहीं हुआ, हम आदेश पारित नहीं करना चाहते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया था, मैं आश्वासन देता हूं कि हम कुछ करेंगे, कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सरकार पर मणिपुर में 12 विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं कर राजधर्म त्यागने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा राज्य में कृत्रिम बहुमत बनाकर और असंवैधानिक सरकार चलाकर लोकतंत्र को विकृत कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 12 विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराया जाना चाहिए था, लेकिन संवैधानिक प्राधिकरण निर्णय नहीं ले रहे और
विलंब कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि मणिपुर भाजपा के 12 विधायकों को लाभ के पद के मामले में 2018 में अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था। अब राज्यपाल ने फैसला ले लिया है तो देखना होगा कि सरकार पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। एक साथ 12 विधायक अयोग्य घोषित। यदि इस समय विधानसभा की बैठक हो तो सरकार के लिए विधानसभा में बहुमत जुटाना मुश्किल हो जाएगा। इसका असर मणिपुर विधानसभा चुनावों में भी दिखाई दे सकता है। वैसे गोवा की तरह मणिपुर में भी कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल है और 2017 में यहाँ भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन सत्ता से दूर रह गई थी। लेकिन पंजाब में कांग्रेस को बहुमत मिल गया था। लेकिन इस बार पंजाब में किसे जीत मिलेगी? यहाँ किसान आंदोलन चुनावों में बड़ा मुद्दा बना हुआ है और हर दल इस आंदोलन की सफलता का श्रेय लेने में जुटा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को ऐलान किया कि किसान आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है और अब किसान घर वापसी करेंगे, क्योंकि सरकार ने कई मांगों पर लिखित आश्वासन दे दिया है। अब इसका क्रेडिट लेने की होड़ नेताओं में शुरू हो गई है। कांग्रेस छोड़ने के बाद पंजाब लोक कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाकर पंजाब की राजनीति में हलचल मचाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से लगातार बात की। पंजाब में सर्वदलीय बैठक बुलाई और अब उन्हीं के प्रयासों से किसान वापस लौट रहे हैं। कैप्टन ने कहा कि उन्होंने पिछले 18 महीने में अलग अलग लेवल पर किसान यूनियनों के अलावा केंद्र सरकार के साथ व्यक्तिगत रूप से बात की। उन्हें खुशी है कि किसानों की लड़ाई अंजाम तक पहुंच गई। पंजाब में उनकी सरकार ने जो फैसले लिए थे, अब यूपी और हरियाणा सरकारें उसका पालन करने को सहमत हो गई हैं। अब आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा मिल जाएगा। कैप्टन के मुताबिक उन्होंने पंजाब का मुख्यमंत्री रहते हुए आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद और उनके परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की थी। इसे अब यूपी और हरियाणा सरकार भी लागू करने जा रही है। उन्होंने ये दावा भी किया कि मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए किसान की लड़ाई का समर्थन किया। जून 2020 में उन्होंने ही सबसे पहले तीनों कानून रद्द करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। उनकी अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने तीनों कानूनों को खारिज करने का प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में पारित कराया। अब कैप्टन के इस दावे के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पलटवार किया है। चन्नी ने कहा कि ये किसानों और उनके संघर्ष की जीत है। 700 लोगों की शहादत के बाद मोदी सरकार झुकी है। इसमें महाराज को श्रेय देने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि लुधियाना के पायल विधानसभा हलके में आयोजित कांग्रेस की सभा में सीएम चन्नी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बार बार महाराजा कहकर संबोधित किया। चन्नी ने कहा कि महाराजा ने 4.5 साल कुछ नहीं किया, पूरे समय सिर्फ ऐश परस्ती की और अब कृषि कानून रद्द होने पर दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। चन्नी ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी किसानों के संघर्ष की जीत है। जिस भाजपा के साथ कैप्टन हाथ मिलाने जा रहे हैं वह पंजाब की दुश्मन है। भाजपा की वजह से ही पंजाब के किसान 1 साल तक बॉर्डर पर परेशान हुए। इससे पंजाब का आर्थिक नुकसान हुआ। किसानों की ये जीत 700 साथियों की शहादत के बाद आई है, इसीलिए इसका श्रेय किसी को नहीं दिया जा सकता। किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, केवल स्थगित हुआ है। इसके बावजूद चुनावों से पहले आंदोलन खत्म करने का श्रेय लेने की ये हड़बड़ी जाहिर करती है कि चुनावों पर किसान काफी असर डाल सकते हैं। इसीलिए किसान के आगे सब अपने नंबर बढ़वाने में लगे हैं। लेकिन किसान चुनाव में किसे अधिक नंबर देकर सत्ता तक पहुंचाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। जिस दल को किसानों का समर्थन मिला, पंजाब में उस दल को सत्ता मिलना तय है। ऐसे में सभी खुद को किसान हितैषी बता रहे हैं। लेकिन यूपी में बीजेपी सरकार किसानों की बात कम, धर्म की बात ज्यादा कर रही है और पार्टी 5 साल बाद फिर से शमशान और कब्रिस्तान का मुद्दा ले आई है और ये मुद्दा उठाया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव से पहले एक बार फिर सांप्रदायिक कार्ड खेला है। मथुरा में आयोजित एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार जहां कब्रिस्तान की 4 दीवारी के निर्माण पर धन खर्च करती थी, वहीं मौजूदा सरकार तीर्थ स्थानों के विकास पर पैसा खर्च कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 2017 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर में शमशान और कब्रिस्तान का मसला उठाया था, जिसका लाभ बीजेपी को मिला था। अब सीएम योगी ने भी कब्रिस्तान की बात छेड़कर जाहिर कर दिया है कि बीजेपी की रणनीति क्या है। वैसे योगी ने सांप्रदायिक कार्ड खेलने के साथ साथ कांग्रेस, सपा और बसपा के नेताओं पर कोरोना से जंग के समय सामने नहीं आने का आरोप भी लगाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कोरोना के दौरान कांग्रेस, बसपा व समाजवादी पार्टी के लोग गृह पृथकवास में थे, जनता से अलग थे, जबकि स्वास्थ्य विभाग सहित कई अन्य विभाग और सारा तंत्र लोगों की जान बचाने में जुटा था। जब जनता की जान खतरे में थी, उस समय ये सभी गायब थे। इसीलिए उन्हें ये बोला जाना चाहिए कि तुम्हारे लिए सत्ता दूर की कौड़ी है, तुम्हें कई साल आइसोलेशन से बाहर आने की जरूरत नहीं है। उन्हें ये संदेश भी दें
इस दौरान यूपी में बीजेपी शासन के दौरान एक भी दंगा न होने पर अपनी पीठ थपथपाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन पिछली सरकारों ने प्रदेश की छवि को धूमिल किया। दंगे उत्तर प्रदेश की पहचान बन गए थे। कारोबार के लिए कोई निवेश नहीं करना चाहता था। विकास की परिभाषा प्रदेश नहीं परिवार हो गया था। विकास की योजनाएं भी वहीं पर केंद्रित कर कब्रिस्तान की दीवारें बनाने जैसे कार्यों में बंदरबाट होती थी। लेकिन जनता ने 2017 में आशीर्वाद दिया और विकास की योजनाओं को पंख लगे। योगी ने कहा, पहले केवल एक परिवार को ही ध्यान में रखकर प्रदेश में उलझुल योजनाएं बनाई जाती थी। तीर्थ स्थलों के लिए नहीं, कब्रिस्तान के नाम पर सरकारी धन की लूट खसोट होती थी। तो अब यूपी चुनाव में फिर से कब्रिस्तान का जिक्र छिड़ गया है। देखना होगा कि बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है। 5 साल शासन किया और जब काम बताने का नंबर आया तो बात शमशान और कब्रिस्तान की हो रही है। अब इस तरीके से विवाद खड़ा कर क्या बीजेपी वोट ले पाएगी, ये देखना होगा। वैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक विवाद अरसे से चल रहा है, वो है अफसपा का विवाद। यहाँ की एनडीए सरकार भी अफसपा को हटाने की मांग कर रही है और अब पूर्व सीजेआई ने भी इस कानून पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश में जब जब पूर्वोत्तर राज्य से विवाद की खबरें सामने आती हैं, तब तब अफसपा को हटाने की मांग की जाती है। लंबे वक्त से यही बहस छिड़ी है कि क्या अफसपा देश के लिए सही है, क्या इससे छिन रहा है जनता का अधिकार। इन सवालों के बीच नागालैंड विवाद सामने आने के बाद तो ये बहस और तेज हो गई है, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पूर्व सीजेआई ने अफसपा को भयावह बताया है। उन्होंने कहा कि इस कानून को खत्म करने की मांग 40 साल से चल रही है। दरअसल गोगोई ने अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी की लॉन्चिंग के समय से ये बातें कही। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि सेना और अर्धसैनिक बलों को अफसपा के तहत कड़े अधिकार दिए जाते हैं, जिसके चलते दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं। उन्होंने नागालैंड की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि नागालैंड की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये एक भूल थी, लेकिन कड़े कानून की भी आवश्यकता होती है। कई बार आपको इसकी जरूरत महसूस होती है। वहीं कभी कभी दुर्घटनाओं और जातियों के मामलों में इसे निरस्त करने की आवश्यकता होती है। सच्चाई दोनों तरफ है। उन्होंने कहा कि मेरी राय जल्दबाजी में कोई फैसला लेने की नहीं, बल्कि संतुलन बनाने की है। इसकी जिम्मेदारी कार्यपालिका की है। सरकार को संतुलन बनाने की जरूरत है। रंजन गोगोई के इस बयान ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि नागालैंड के मौन जिले में 4 और 5 दिसंबर को एक सैनिक समेत 15 लोगों की जान जाने के बाद अफसपा को खत्म करने की मांग फिर से शुरू हो गई थी। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। अफसपा मानवाधिकारों के लिहाज से खतरनाक है, लेकिन क्या सरकार इसे हटाएगी? क्योंकि मोदी सरकार अभी इस मुद्दे पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। सरकार का ध्यान तो किसी दूसरे ही मुद्दे पर है, वो है निजी कंपनियों के हाथों सार्वजनिक उपक्रमों को सौंपने का। निजीकरण के रास्ते पर दौड़ रही मोदी सरकार ने अब देश के तमाम एयरपोर्ट निजी कंपनियों को सौंपने का ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, बैंकिंग, बीमा और पावर सेक्टर की कंपनियों के साथ ही एविएशन सेक्टर में भी सरकार की ओर से निजीकरण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एयर इंडिया की कमान टाटा ग्रुप को सौंपी जा चुकी है, तो कई हवाई अड्डों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी निजी क्षेत्र के हाथों आ चुकी है। और अब लोकसभा में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने जो जवाब दिया, उससे साफ है कि सरकार एविएशन सेक्टर का पूरी तरह से निजीकरण करने की तैयारी में है। वीके सिंह ने कहा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 25 हवाई अड्डों को 2022 से 2025 तक निजी क्षेत्र को सौंपने की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। इन हवाई अड्डों का चयन वार्षिक ट्रैफिक और प्रस्तावित पूंजी खर्च योजना के आधार पर किया गया है। इसके साथ ही उन हवाई अड्डों की सूची भी केंद्रीय मंत्री ने संसद में रखी जिनका निजीकरण किया जा सकता है, जिसमें भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयम्बटूर, नागपुर, पटना, मुदैर, सूरत, रांची, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, बड़ोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इम्फाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमुंद्री ये हवाई अड्डे शामिल हैं। सरकार की ओर से बताया कि देश में कुल 137 हवाई अड्डे हैं। कोरोना के चलते इनमें से 133 घाटे में चल रहे हैं। निजीकरण के लिए इन हवाई अड्डों पर मिलने वाली सुविधाओं में इजाफा होगा। साफ है, सरकार अब घाटे के नाम पर सभी कंपनियां निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है। और बुलेटिन के आखिर में बात योजना का पैसा प्रचार पर खर्च करने में जुटी मोदी सरकार की नीति की। मोदी सरकार नारे गढ़ने में माहिर है और उससे भी अधिक प्रचार करने में एक्सपर्ट है। विपक्ष अक्सर मोदी सरकार पर आरोप लगाता है कि काम चाहे हो ना हो, काम के प्रचार में पानी की तरह जनता का पैसा बहाया जाता है। और हाल ही में आई एक रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि भी होती है। खास बात यह है कि ये रिपोर्ट बीजेपी सांसद की अध्यक्षता वाली समिति ने ही बनाई है। तो क्यों बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार की आलोचना
आलोचना वाली रिपोर्ट बनाई। क्या है बीजेपी के दावों की हकीकत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना देश में लागू की थी, जिसका मकसद देश की बेटियों को पढ़ा लिखा कर सशक्त बनाना था। लेकिन अब एक रिपोर्ट से पता चला है कि इस योजना के लिए जारी सरकारी धन का सही उपयोग नहीं हुआ, साथ ही इसका प्रदर्शन राज्यों में अच्छा नहीं रहा है। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद हीना विजय कुमार गावित की अध्यक्षता वाली समिति ने शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर 5वीं रिपोर्ट लोकसभा में पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया की योजना के लिए जारी लगभग 80% धनराशि का उपयोग इसके विज्ञापन के लिए किया गया है, न कि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2014-15 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत के बाद से 2019-20 तक इस योजना के लिए कुल 848 करोड़ रुपए मंजूर हुए। 2020-21 में कोरोना काल को छोड़कर इस दौरान राज्यों को 622 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि जारी की गई। समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल 25.13% धन यानी 156 करोड़ 46 लाख रुपए राज्यों द्वारा खर्च किए गए हैं, जो इस योजना के अनुमानित लक्ष्य के अनुरूप प्रदर्शन नहीं है। समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2019 के दौरान जारी किए गए कुल 446 करोड़ 72 लाख रुपए में से केवल मीडिया विज्ञापनों पर 78.91% खर्च किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया अभियान की जरूरत को समझती है, लेकिन योजना के अन्य उद्देश्यों को संतुलित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में कहा गया कि पैनल ने सिफारिश की है कि सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मामलों के लिए नियोजित व्यय आवंटन पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय करते हैं। इसका उद्देश्य लड़कियों के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव को खत्म करना और उनके प्रति लोगों की नकारात्मक मानसिकता में बदलाव लाना है। इसके अलावा योजना का उद्देश्य लिंगानुपात को कम करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। लेकिन जब सरकार योजना के प्रचार और विज्ञापनों में ही रकम खर्च कर देगी तो फिर योजना के उद्देश्य कैसे पूरे होंगे, ये सोचने वाली बात है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।